मैं नारायण अपने लाइब्रेरी साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम लाइब्रेरी साइंस संबंधी टॉपिक वाइज सिलेबस लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात की थी। आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की सीसी और डीडीसी कॉलन क्लासिफिकेशन और डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस, चाहे नेट में हो, चाहे स्टेट पीसीएस स्टेट किसी लाइब्रेरी के एग्जाम में हो, चाहे वो केवीएस में हो, चाहे फिर वो एनवीएस में हो, या फिर किसी भी सबऑर्डिनेट एग्जाम में क्यों ना हो, इस प्रकार के क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले हैं। काफ़ी कमेंट्स आए मेरे पास विद्यार्थियों के कि सर आप इस टॉपिक को करवाइएगा। इस टॉपिक में अक्सर आपको कन्फ्यूजन रहता है। आप चाहे कोई किताब पढ़ लीजिएगा, कभी आपको नहीं लगता है कि आपने सीसी डीडीसी समझ लिया है या इसके बारे में पूर्ण डिटेल आपने हासिल कर ली है। लेकिन आज के वीडियो के देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। आपको कोई भी किताब, कोई भी स्टडी मटेरियल, कोई भी नोट्स देखने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, मेरा विश्वास है कि 70-80% क्वेश्चंस सीसी और डीडीसी के यहीं से पूछे जाने की संभावना है। ये मैटर मैंने खुद आपके लिए तैयार किया है ताकि मैं आपको अच्छा डिलीवर कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की कि सीसी के जनक कौन माने जाते हैं। सीसी के जनक डॉक्टर सियाली रामात्रम रंगनाथन महोदय माना जाता है। और अगर मैं बात करूं कॉलन क्लासिफिकेशन की, तो सर्वप्रथम कॉलन क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाने वाला कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल एंड प्रोसीजर के बुक के लेखक कौन थे, तो आप याद रखिएगा ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। पिछली बार नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आज के हमारे मैटर से पिछली बार नेट के एग्जाम या उससे पिछली बार जो 2 बार मैंने नेट क्लियर किया, तो मैं आपको सभी बता पाऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीसी के अभी तक 7 संस्करण आए हैं। पहला 1933, 1939, 1950, 1952, 1960 और फिर 1963 में उसका रीप्रिंट आया, फिर 1987 में आया। आप ये याद रखिएगा, ये डिटेल 52 के बाद 57 भी याद रखिएगा, फिर 60 आया था, फिर 63 और फिर 87। मैं आपको एक बार 57 वाला बताना भूल गया था। चलिए आगे शुरुआत करते हैं हम आपकी आगे की कॉलन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण 1933। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चंस, कौन सा एडिशन इसका पहला एडिशन माना जाता है, तो ये 1933 का संस्करण प्रथम संस्करण माना जाता है। वर्गीकरण में व्यक्तित्व पक्ष के लिए कौन सी विधि है, तो ये अवशेष विधि है। अवशेष विधि आप ये जरूर याद रखिएगा। और 5 फंडामेंटल कैटेगरी में क्लासिफिकेशन का सृजन किसने किया, तो ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किया था। और 5 फंडामेंटल कौन कौन से थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे मैं जब बताने जा रहा हूं कि आपको कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो कॉलन क्लासिफिकेशन को 3 वर्जन्स में बांटा गया है। ये वर्जन आपको पूछे जा सकते हैं मिलान करने वाले क्वेश्चंस में। जो 3 संस्करण आए थे इसके प्रथम 1933 से लेकर 50, 1933, 39 और 50, ये अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति के उदाहरण थे। मतलब इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। इनके जो विषय थे उन्हीं को आपको एक्सेप्ट करना था, उन्हीं से आपको सब्जेक्ट बनाना था, उन्हीं से आपको मैटर या फिर एनर्जी या फिर स्पेस और टाइम, उन्हीं के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना था। पर समय के साथ इसमें बदलाव हुआ। फिर अगला संस्करण जो 50 से 63 के बीच में आए, 50, 52, 57, 60 और 63 जो छठे का रीप्रिंट था, यह बहुत बार पूछा जाता है कि रीप्रिंट संस्करण कौन सा था, तो कॉलन क्लासिफिकेशन का छठवां था जो 1963 में आया था। ये विश्लेषणात्मक पद्धति थी, यानी ये लगभग पक्षात्मक थी। इसमें कुछ सब्जेक्ट को लिया जा सकता था, कुछ इनके प्रोटोकॉल्स थे जिसके अंतर्गत नहीं लिया जा सकता था। और जो 7वां संस्करण आया था 1987 में, वो पूर्णतः पक्षात्मक था, जिसमें आप किसी भी प्रकार के चेंजेज बाहरी सब्जेक्ट्स को ला सकते हैं, उससे अपने विषय को बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार का संस्करण वो रहा था। आपको पता है अपरिवर्तनीय पक्षात्मक के 3 संस्करण रहे थे और लगभग के 3 रहे थे और एक रहा था मुक्त का। ये मुफ्त लिखा गया है लेकिन मुक्त पढ़िएगा आप।
इसके अलावा इसको आप ये जो है इनको आप मिलान करने वाले क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। एक बार दिया जा सकता है कि कौन सा फर्स्ट संस्करण, द्वितीय संस्करण, तृतीय संस्करण से सामने दिया जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन नेट में बहुत पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस याद रखने हैं उसमें पहली बार विकसित पुस्तकालय वर्गीकरण ये योजना थी कॉलन क्लासिफिकेशन की। अब पिछली बार का नेट का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। चलिए, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कॉलन क्लासिफिकेशन प्रोस्पेक्टिव बुक के लेखक ये थे सत्यनंद पारखी, और इसकी जो प्रस्तावना थी वो डॉक्टर SR रंगनाथन महोदय ने लिखी थी कॉलन क्लासिफिकेशन के। अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कि संस्करण की कौन सी किसकी विशेषता है, किस संस्करण में से क्या प्रमुख रहा, तृतीय में से क्या रहा, चतुर्थ में से या पंचम या षष्टम या सप्तम, कौन से महत्वपूर्ण चीजें थी, वो सारी चीजें इसमें आपको कवर करवाई जाएगी। कॉलन क्लासिफिकेशन के सेकंड संस्करण के कुल 4 भाग थे, ये पूछे जाने की संभावना रहती है। अब इसकी विशेषताओं की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार KVS में पूछा गया था कि कॉलन क्लासिफिकेशन के छठे संस्करण का कुल कितने खंड थे, कितने पार्ट थे, तो उसके 3 पार्ट थे। 6 के आधे आप कर लीजिएगा, 3 याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूं। 6 के आधे 3 संस्करण होंगे उसमें। छठे संस्करण में 3 खंड कौन से थे? वर्गीकरण की अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स, ग्रंथ, आदि ग्रंथ व धार्मिक ग्रंथों की अनुसूची, आदि ग्रंथ थे, और तीसरा था धार्मिक ग्रंथों की अनुसूचियां, और तीसरा भाग था वो था पवित्र पुस्तकें, होली जो स्क्रिप्चर थे उसके बारे में था, वो तीसरा था। तो आप इन तीनों को क्रमवाइज याद रखिएगा। वर्गीकरण की अनुसूचियां, धार्मिक ग्रंथों की अनुसूचियां, और तीसरा भाग था श्रेय और पवित्र पुस्तकें। ये भी बहुत बार नेट के एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाने वाला हूं कि कॉलन क्लासिफिकेशन का छठे संस्करण में पद्धति कौन सी थी? तो ये लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति मानी जाती है। 7वें संस्करण में ये 87 में आया था, ये भी मुक्त पक्षात्मक पद्धति का उदाहरण माना जाता है। और छठे संस्करण में आप याद रखिएगा कि लगभग पक्षात्मक माना जाता है, न कि आपको ये याद रखना है कि वो मुक्त हैं। मुक्त सिर्फ एक ही आया था, वो 7वां संस्करण था, ये आप याद रखिएगा। नवीनतम संस्करण है वो मुक्त पक्षात्मक है, क्योंकि ये कौन सा संस्करण है? ये 7वां संस्करण है। आपका मैं कंफ्यूजन एक बार रिपीट करके दूर करता हूं। 1 से 3 आए तो अपरिवर्तनीय, लगभग पक्षात्मक की बात हो तो वो 4 से लेकर 6 तक हैं, और सिर्फ मुक्त पक्षात्मक की बात हो तो वो 1 हैं, और वो सिर्फ 7वां संस्करण माना जाता है। आप ये याद रखिएगा। मैंने कंफ्यूजन क्लियर कर दिए हैं। वो पॉज करके पीछे लेकर वीडियो को दोबारा जरूर आप ये चीज को ध्यान रखिएगा। रीप्रिंट कौन सा आया था? 1963 में आया था, मैं बता चुका हूं। अब महत्वपूर्ण विशेषताएं, पिछली बार नेट का एग्जाम से यही क्वेश्चन पूछा गया था कि डेल्टा का प्रारंभ कौन सी संस्करण पद्धति में किया गया था? दूसरी में 1939 में आया था। और जो हाइफन है, जो हम हाइफन का उपयोग करते हैं, वो तीसरे संस्करण में आया था। और ये जो बीटा है, सिग्मा है, कोमा है, एरो है, सेमीकोलन है, इसका उपयोग चतुर्थ संस्करण में आया था, जो 52 में आया था। पहला 33, दूसरा 39, तीसरा 50 और चौथा 52, पांचवा 57, छठा 60, रीप्रिंट वापस छठे का 63, सातवां 1987। आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। कॉलन क्लासिफिकेशन ब्रैकेट चिन्हों का प्रयोग किया गया था 5वें संस्करण में। याद रखिएगा कि डेल्टा का प्रयोग दूसरे में, हाइफन का तीसरे में, बीटा, सिग्मा, एरो, गामा, कोलन सेमी कोलन चतुर्थ में, ब्रैकेट का प्रयोग यानी बाहरी सब्जेक्ट को जो लाने की पद्धति थी वो 5वें संस्करण में 1957 में। जो कोमा यानी जिसको हम बोलते हैं, बिंदी जिसको हम बोलते हैं, उसका प्रयोग विषय विधि में किया जाता है। और सिंगल इन्वर्टेड कोमा और एड प्रयोग हुआ था छठे संस्करण में, जो 1960 में आया था। 7वें संस्करण में हमारे लिए कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, कोमा ओपन, कोमा बंद, और एमस्ट्रम बोलते हैं इसको। ये एमस्ट्रम पिछली बार नेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता था। जो ये चिन्ह है एस बनाकर इसको ऐसे कर देना, जो आप देख पा रहे हैं वीडियो में। तो ये एमस्ट्रम्स का चिन्ह का प्रयोग 7वें संस्करण में किया गया था। ये पिछली बार नेट के एग्जाम में आया था और मेरा पढ़ा हुआ था, तो इसको सही कर पाया कि एमस्ट्रम्स का प्रयोग कौन से वर्गीकरण पद्धति में किया गया था। तो ये 7वें संस्करण में किया गया था, ये आप याद रखिएगा।
कोलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण के जो जो कि इनका जो पब्लिशर था वो शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसकी स्थापना डॉक्टर SR रंगनाथन महोदय ने स्वयं 1961 में की थी। ये भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा PMST के चिन्हों का प्रयोग कौन से संस्करण में किया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और PMST के संबंधित चिन्हों को जरूर याद रखिएगा। P स्टैंड फॉर पर्सनैलिटी, M स्टैंड फॉर मैटर, S फॉर स्पेस, T फॉर टाइम और E स्टैंड फॉर एनर्जी। इन चिन्हों का प्रयोग साम्य संस्करण का की कौन से चिन्ह हैं और आगे पर्सनैलिटी व्यक्तित्व, ये देखकर आपको मिलानकरण के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पिछली बार नेट के जो इससे पहले जो मैंने क्लियर किया था जुलाई के सत्र में, उसमें पूछा गया, तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा कोलन क्लासिफिकेशन में अंतर्वैशिष्ट सूचित करने के लिए साइन एस्टेरिस्क का प्रयोग किया जाता है, साइन का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूं कि कोलन क्लासिफिकेशन में ये एक मिक्स्ड क्लासिफिकेशन पद्धति है, जिससे हम देख पाते हैं इसमें जो कि अल्फ़ाबेट है उसका प्रयोग भी किया गया है, जो अंग्रेजी के लेटर्स हैं उसका प्रयोग भी किया गया है। इसमें 33 छोटे रोमन अक्षर, रोमन के 26 बड़े अक्षर और 10 इंडो अरेबिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आप जोड़ लीजिएगा 36, 26 और 10 36, 36 और जो 23 हैं आई थिंक 59 होंगे, 59 अंकों का प्रयोग इसमें किया गया है। कोलन क्लासिफिकेशन में 0 का प्रयोग क्यों किया गया है, ये पिछली बार के किया गया था, दशासम दर्शाने के लिए, पक्ष संबंध दर्शाने के लिए। इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको देकर पूछ जा सकते हैं। तो 0 का प्रयोग दशा के लिए किया जाता है। आप कुछ इस प्रकार याद रखिएगा कि जब हमारी दशा खराब होती है तो हमारे जेब में 0 रुपीज होते हैं या हमारी सिचुएशन शून्य की हो जाती हैं, तो दशा संबंध के लिए 0 का प्रयोग ये कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण में किया गया था। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। इसमें सिर्फ यही क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है कि कौन से संस्करण की क्या विशेषताएं रही हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ऐसा मेरा मानना है। और सर्वप्रथम जो अब आ गया है PMST का प्रयोग द्वितीय संस्करण में किया गया था, मैंने बता चुका हूं। इसको मान्यता मिली थी 1944 में, ये भी आप याद रखिएगा और उनके चिन्हों को जरूर आप देख लीजिएगा। और 5 मूलभूत श्रेणियों में स्पेस के 2 स्तर थे, S1 और S2। ये टॉपिक थोड़ा आपको ऑकवर्ड लग सकता है, वीडियो जरूर देखिएगा। मैं इसके पोस्ट पीछे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर वो कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा आप देखिएगा कि ये सारा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ऋतु वगैरह। अब PMST के चिन्हों के प्रयोग में पर्सनैलिटी के लिए कोमा, मैटर के लिए सेमीकोलन, स्पेस के लिए डॉट, एनर्जी के लिए कोलन और टाइम के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा। कोलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण के रचयिता, पिछली बार जो राजस्थान लाइब्रेरी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चंस। तो M.A. गोपीनाथ, A के नीलमेगन और S के सीताराम, तीनों को याद रखिएगा। गोपी नील आप ऐसे याद रखिएगा, GNS, G से गोपीनाथ, N से नीलमेगन और S से सीताराम। और कोलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण में 6 प्रकार के दशा संबंध का प्रयोग किया गया था। और कोलन क्लासिफिकेशन के 7वें में कुल 74 प्रकार के सिंबल थे, ये भी आप याद रखिएगा। ये नेट के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। ये अब याद रखिएगा, जो 2018 का सिंबल होगा उसमें P का प्रयोग किया जाएगा। मैं आपको याद रखा था, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1995, तो मेरा नाम है नारायण, तो मैंने ऐसा याद रखा है कि नारायण N95 लिखूंगा। जैसे 1947 को लिखेगा N47। अगर 2000 का कोई सिंबल है तो उसमें लिए P का प्रयोग करेगा। अभी वर्तमान में 2020 चल रहा है तो ऐसे प्रयोग करेगा P20। जैसे रंगनाथन का जन्म कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। 1892 में हुआ था, तो 18 के लिए P, अभी जो 19वीं शताब्दी के लिए N, उसके बाद में P। O का प्रयोग आप मत रखिएगा, आप ऐसे याद रखिएगा MNO नहीं आ गया, सीधा P आ गया है, ठीक है। तो तीनों के कोई भी डेट देखकर आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा सिंबल का प्रयोग किया गया था, P किसके लिए है। आपको एक बार KVS के एग्जाम में जहां तक मुझे याद है ये पूछ लिया गया था कि डॉक्टर रंगनाथन की डेट ऑफ बर्थ क्या है, M92, P92। इस प्रकार का क्वेश्चन देखकर लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी इससे हो गए थे कि क्या हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा M92। और अगर मैं बात करूं देवी महोदय की
M51। आप जरूर मुझे सभी विद्यार्थी जो भी हैं, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो लाइब्रेरी साइंस की परिभाषा में जो भी n है, अगर हो सकता है आप ज्यादा ही छोटे हैं तो आप p का प्रयोग भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता p का प्रयोग करने वाला कोई होगा तो जरूर बताइएगा, और ताकि आप इसको याद कर सके, भूले ना। कोलन क्लासिफिकेशन में 5 मूलभूत प्रणाली में अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ये चौथे संस्करण में आया था। पहले 5 मूलभूत जो श्रेणियां थी पीएमएसटी के लिए, एक ही प्रकार के कोलन का प्रयोग किया जाता था, फिर अलग अलग आ गए। और इसके बाद में इसमें डेल्टा का प्रयोग जो मिस्टिज्म है और स्पिरिचुअलिज्म है उसको दर्शाने के लिए डेल्टा का प्रयोग जो द्वितीय संस्करण से आया था, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। आज के जो वीडियो के बाद कुछ भी आपके बाकी नहीं रहेगा। तीर का प्रयोग छठे संस्करण में आया था, और कोलन क्लासिफिकेशन में नोटेशन के जो कुल चिन्ह थे 14 चिन्ह थे। ये पूछा गया था नेट में कितने चिन्ह थे, और आगे हमारे याद रखने के लिए हैं। कोलन क्लासिफिकेशन में देखिएगा कि मैं आपको बता पा रहा हूं, इसमें जो सिद्धांत थे कोलन क्लासिफिकेशन फेसेट्स के, वो 4 थे, आप याद रखिएगा। चित्र दीवार सिद्धांत, पूर्ण अंग सिद्धांत, गाय बछड़ा सिद्धांत और कार्य क्रिया उपकर्ता सिद्धांत। इन सिद्धांतों को आपको याद रखना है फेसेट सीक्वेंस के। ये ऊपर वाला मैटर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा मैंने लिखा है जो बता रहा हूं। वॉल पिक्चर प्रिंसिपल रंगनाथन ने 1962 महोदय में दिया था। फेसेट सीक्वेंस के 4 सिद्धांत हैं, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। और ये एक अष्टात्मक वर्गीकरण पद्धति है, और रिक्तकारी विधि का प्रयोग पंक्ति में ग्रहांतिया यानी एक्सेप्टेंस लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता कि बाहरी सब्जेक्ट को एक्सेप्ट किया जा सके। कोलन क्लासिफिकेशन में ग्राह्यता यानी बाहर के सब्जेक्ट को लाने के लिए, एक्सेप्टेंस को लाने के लिए 9 नंबर दिया गया था, और 8 नंबर का प्रयोग किया गया था, और जिसे अष्टक कहा गया है। अष्टक विधि इसे ही कहा गया है कोलन क्लासिफिकेशन को। और अब ये पूछा गया था आत्मकथा के लिए वो W के शब्द को दर्शाता है, ये भी आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आपको किसी भी आत्मकथा को, बायोग्राफी को दिखाना है तो उसके लिए आप W सिंबल का प्रयोग करेंगे। तो ये तो थे आज के हमारे, देखो कोलन क्लासिफिकेशन के संबंधित कुछ जानकारी, बड़ी महत्वपूर्ण मैं जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऐसी जानकारी सामान्य किताबों में आपको नहीं मिलेगी। आज का टॉपिक बड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जरूर देखिएगा, अगर 20 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे कोलन क्लासिफिकेशन से, तो 8 क्वेश्चंस इस मैटर से बाहर नहीं जाएंगे। ये मेरा आपसे दावा नहीं, विश्वास है। कोलन क्लासिफिकेशन में ग्रंथांक का प्रावधान है। जो ग्रंथों के अंक होते हैं वो 8 होते हैं। पिछली बार पूछा गया था राजस्थान के लाइब्रेरियन के एग्जाम में, जो 29 दिसंबर को हुआ था, वो रद्द हो गया था। 8 ग्रंथांक का प्राप्त हैं। ये अमृत श्रेणी मानी जाती हैं। इसके अलावा कोलन क्लासिफिकेशन में कालक्रम विधि का भी प्रयोग किया गया है, और ये अवशेष विधि है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और जो छिपा पक्ष हैं वो दिखाना है आपको। सी में रंगनाथन की जो पदावली लेटेड फेसेट है, ये क्वेश्चन से पूछा गया था एक बार। इसके अलावा कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। और लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम का विकास है, वो HM हैंसन महोदय ने किया था। तो आज के ये हमारा जो टॉपिक है वो मैंने बता दिया है। आपको कुछ लगेगा कि मैंने ऑकवर्ड सा बताया होगा पीछे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी, ताकि आप इसमें सिर्फ रटाफिकेशन कर सके कुछ चीजों में, क्योंकि आपने हो सकता है केम अटेंड नहीं किए गए हैं, ये हो सकता है आपकी इस समझ से दूर रहे, और डेफिनेटली इस समझ से दूर ही रहता है विद्यार्थियों के। तो आपको ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैंने अपने मुंह से बोलकर बताई हैं उन्हीं को आप याद रख सकते हैं, उन्हीं को आप बार बार देख सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इजी मैटर आपको नहीं मिलने वाला है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं किसी भी वीडियो में। ये मेरा आपसे विश्वास है। आप किसी भी वीडियोज़ को, किसी भी यूट्यूब के वीडियो को या किसी भी मैम से पूछ लीजिएगा, इससे ज़्यादा आसान और इजी तरीका वो नहीं बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, छोड़ना क्या है लाइब्रेरी साइंस के। जो आज के हमारा 20 मिनट था, बड़े महत्वपूर्ण थे। मैंने सारी चर्चा, ये परिचर्चा इस टॉपिक के बारे में की। आपको वीडियो कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? हो सकता है इसमें थोड़ा सा ऑकवर्ड हो आज का टॉपिक, लेकिन हाँ, यही मैटर था। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपकी हेल्प। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब करिएगा।
डीडीसी का वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। आपका जो ये एक पूरा आपका जो सीसी और डीडीसी एक जो आपकी एक यूनिट है, ये यूनिट में आपको अच्छे से कंप्लीट करवाने का वाला हूँ। पुस्तकालय समाज हो चुका है, पुस्तकालय प्रबंध करवा चुका हूँ, क्लासिफिकेशन और कैटालॉग करवा चुका हूँ। इसके बाद में जल्द ही टेस्ट सीरीज भी शुरू की जाएगी। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।